नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधा तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती करनी है। इससे न केवल बांध संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस फोर्स की स्थापना से वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का मुख्य काम बाघों के अवैध शिकार को रोकना होगा। बता दें कि अग्निवीरों को लेकर सीएम धामी ने नई घोषणा की है, जिसमें अग्निवीरों को टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा, जहां पर अग्निवीर के सैनिक टाइगर संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। इस पहल को लेकर सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है कि अग्निवीरों को अब टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नंदा देवी राज्यजात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की, जहां वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राज्यजात यात्रा की तैयारियां और कुशल प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ये यात्रा उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है और इसके भव्य आयोजन के लिए शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को समेकित कार्य योजना बनाकर वर्ष 2025 के अंत तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने और यात्रा के अधिक स्थानीय लोग, कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने के प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खटीमा में बीते दिन सीएम धामी ने एक केंद्रीय स्कूल का उद्घाटन किया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेशन रमन ने कहा कि उत्तराखंड की शिक्षा का हब कहा जाता है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की पहल पर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और बिल्कुल फायदा मिलेगा जब हमारे अच्छे स्कूल बनेंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे और शिक्षा बेहतर होगी। और आज उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं स्कूल का। और स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध तरीके से स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और मंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी तथा इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विशेष भृगुवंशी ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने विशेष भृगुवंशी को सम्मानित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। धामी सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दे दी। अब लाभार्थी को उसके पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष हो जाने के अधिक पर पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत समाज कल्याण विभाग ने ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए। पेंशन उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगी जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है या जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं।
देहरादून में उच्च शिक्षा और नवाचार के नई दिशा देने का काम किया गया है। एनआरडीसी और दून यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दून यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधकर्ता जो भी नई खोज, इन्वेंशन या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उन्हें एनआरडीसी तकनीकी कानून और व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये समझौता राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में लिया गया। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डमवाल ने बताया कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करके दून विश्वविद्यालय का लक्ष्य एनआरडीसी और संसाधनों का लाभ उठाकर अनुसंधान, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और अन्य बौद्धिक संपदाओं को सुरक्षित करने के साथ ही बौद्धिक संपदाओं का व्यवसायीकरण करना है। एनआरडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है और दून यूनिवर्सिटी ने आज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए ये एग्रीमेंट किया है और ये हमारे माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पे और उनकी ब्लेसिंग्स पे ये सब किया गया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माननीय राज्यपाल जी की और पूरे गवर्नर हाउस के पूरे स्टाफ की। और एनआरडीसी से अमित रस्तोगी जी जो चेयरमैन है वो हमारे बीच में हैं, उनके और भी जो स्टाफ है वो हमारे बीच में है और ये बिल्कुल हम लैब टू कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर मनसा देवी मंदिर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ प्रदेश में तीर्थ स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि मंदिर परिसर में इतनी बड़ी घटना हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये साफ होना चाहिए। सिर्फ मजिस्ट्रियल जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसकी जांच हाई कोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही। मैंने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की और समय पर कर दी है, वो कर दी है आगे आने वाले अर्थकुंभ के लिए और नंदा देवी राजजात के लिए। सरकार विपक्ष को विरोधी न समझे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हो सकता है कि हमारे पास भी इस चीज को या तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना हो। जो सरकार को खुले मन से सबको बुलाना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 8 लोगों ने जान दे दी, 8 लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण और मतलब बहुत उस जान को उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हम आगे अर्धकुंभ को कैसे उसका निष्पादन ठीक तरह से करें। देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया। ये रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति देगा। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावरों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफी निजात मिलने की संभावना है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जनपद पौड़ी में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सभी मतदान कर्मियों और आमजन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया, मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इससे संबंधित सभी कार्मिकों को पूर्व में ही निर्वाचन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा चुकी हैं ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई जा सके। पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमेशा से ही विवादों में रहा है और कई बार तो विपक्षी दल इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवाल खड़े करते रहते हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही स्मार्ट सिटी के कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल उस विधायक ने खड़े किए हैं जिसकी विधानसभा खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर आती है। दरअसल धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर एक जांच की आवश्यकता है और इस प्रोजेक्ट का सरकार को थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए। देखिए, मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खयान दास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और कंपनियों से काम लिया गया, उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और उसके बाद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। बता दें कि विवादों में घिरा हुआ है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जिसके बाद लगातार विपक्ष स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहा था। अब बावजूद इसके बीजेपी के विधायक ने खुद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और जिस विधायक ने इस पर सवाल उठाए हैं वो खुद इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र में आता है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर चिंता जताई है और कहा है कि इस पर एक हाई मीटिंग बिठानी पड़ेगी। टिहरी डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें बरोड़ाई, थतूड़, लंबगांव और खारास्रोत में बनी पार्किंग परियोजनाओं के संचालन के निर्देश दिए गए। डीएम ने थाहूड़ और लंबगांव पार्किंग नगरपालिका और जिला पंचायत को सौंपने का प्रस्ताव बोर्ड में रखने को कहा। हिंडोल खान में दुकानें बनाने, देवप्रयाग और कीर्तिनगर में पार्किंग निर्माण कार्य को अक्टूबर तक पूरा करने और धनलौटी पार्किंग संचालन जिला पंचायत को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि टिहरी डीएम ने पार्किंग परियोजनाओं को लेकर बैठक की, जिसमें पार्किंग संचालन को लेकर जारी निर्देश किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था को पूरी किया जाए।
हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड सरकार जहां तैयारियों में जुटी है, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम भी अपनी सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में सक्रिय हो गया है। निगम ने राज्य सरकार को 500 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि कदम हो चुकी पुरानी बसों को हटाया जा सके। फिलहाल परिवहन निगम के बेड़े में 1490 बसें हैं, जिनमें से 670 बसें उत्तराखंड रोडवेज की हैं, लेकिन इनमें से करीब 400 बसें बेहद जर्जर स्थिति में हैं और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इन्हें सड़कों से हटाने की योजना बनाई जा रही है। निगम का लक्ष्य है कि कुंभ मेले से पहले परिवहन सेवा को मजबूत किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कुंभ को देखते हुए हमें कुछ नई बसेस की जरूरत होगी और कुछ हमारी बसेस भी पुरानी हो रही, उसके लिए भी हमें उसको रिप्लेस कराने के लिए भी नई बसों की जरूरत होगी। इसके लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है, ताकि हमें कुंभ को देखते हुए और आगामी जो दिल्ली से हमारे जो ऑपरेशंस चलते हैं उसको देखते हुए हमें नई बसेस मिले। इस तरह का प्रस्ताव ऑलरेडी शासन को उपलब्ध करा दिया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर दर्दनाक हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दुसौनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस निर्देश के लिए बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि अब ये हादसा हो चुका है। देश विदेश में जिस तरह का संदेश गया है वो नजर आ रहा है। जिन लोगों ने जान गंवाई है वो अधिकतर अन्य प्रदेश के हैं। बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार से कहना चाहती हूं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किस तरह का संदेश आपने देश विदेश में दिया है उत्तराखंड का। जो लोग भगदड़ में मारे गए या जो लोग घायल हुए हैं, ज्यादातर लोग वो बाहरी प्रदेशों के हैं, और ये आमंत्रण आप देते हैं खुली बाहें करके। हम आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आइए, हमारी देवभूमि में धार्मिक स्थलों की यहां भरमार है, आइए और आस्था। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बालूनी ने देवप्रयाग के बाऊ बाजार में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बता दें कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण हर साल अतिवृष्टि के कारण जान माल की हानि होती है, साथ ही सड़क और पुल को भी भारी नुकसान पहुंचता है और जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं सांसद बलूनी ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को नागरिकों की हर संभव मदद करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें, अनिल बालूनी ने आपदा पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां पर जाकर पीड़ित परिवारों और आमजन लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी आला अधिकारियों को दिया। हरिद्वार मनसा देवी हादसे के 2 दिन बाद धामी सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर और वहां की सुरक्षा को लेकर एक्टिव हो गई है, जिसके चलते शासन स्तर पर एक हाई लेवल बैठक की गई और बैठक में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि अब सबसे पहले मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिसमें मंदिर के आसपास या फिर पैदल मार्ग पर जो भी अवैध दुकानें लगाई गई हैं उनको उठाया जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट की मदद से मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का एक प्लान भी तैयार किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करने के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए भीड़ प्रबंधन तंत्र तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में बाघों की संख्या के आकलन की तैयारी तेज हो गई है। बाघों की गणना के लिए अक्टूबर के पहले चरण में साइंस सर्वे शुरू किया जाएगा। वैसे उत्तराखंड में साल 2022 में बाघों की गणना हुई थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 560 टाइगरों की संख्या पाई गई। अब साल 2025 में दोबारा से प्रदेश में कितने बाघ हैं, उसके आकलन के लिए काम शुरू किया गया है, जिसको लेकर प्रमुख वन संरक्षण डॉक्टर समीर सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर हर 4 साल बाघों की गणना कराती है और उसी की तैयारी शुरू हो गई है। तराई के तमाम क्षेत्रों में जहां बाघों की उपस्थिति पहले भी पाई गई, उन सभी को लेकर समग्र अभियान चलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके द्वारा हर 4 साल पे बाघों की गणना की जाती है और उसी की तैयारी अभी प्रारंभ की है एनटीसीए ने। तो हमारे जो प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और उनकी टीम में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो अधिकारी हैं और साथ ही तराई के तमाम क्षेत्रों में जहां पर बाघों की उपस्थिति पहले भी पाई गई है, उन सभी को साथ लेकर ये समग्र अभियान चलेगा। जो पूरे भारत में जो अभियान चलेगा उसके साथ ही चलेगा और उसका एक हिस्सा होगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पिछली गणना हुई थी उसमें 560 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। कॉलेज विवेकानंद योग सभागार में एक आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीते दिनों स्वर्ग आश्रम स्थित श्री गीता आश्रम में आयोजित श्री भगवत गीता से संबंधित भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र नारंग ने प्रतिभाग कर चतुर्थी स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर खेल प्रतियोगिता में भी स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खेल प्रमुख रविंद्र सिंह परमार ने बताया कि विद्या भारती योजनानुसार हरिद्वार में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 4 स्वर्ण समेत 12 रजत और 16 कांस्य पदक जीतने पर विद्यालय का नाम रोशन किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने सम्मानित किया। बता दें, ऋषिकेश में विद्यालय में बच्चों ने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भाग लेकर कई पदक जीते और स्कूल का और साथ ही उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। इसी के चलते स्कूल के प्रिंसिपल ने उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है गंगा दर्शन से आगे पौड़ी रोड पर एक युवक पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान संदीप कुमार निवासी रुड़की के रूप में हुई है, जो कुछ समय से श्रीनगर में रह रहा था। युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे पहले भी गुलदार 2 लोगों पर हमला कर चुका है। दोनों घटनाएं शाम को हुई, जब लोग टहलने के लिए निकलते थे। देखिए, हमारा कहना यह है कि वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहां पर पिंजड़ा लगाया जाना चाहिए और वहां पर एक तरीके से सख्त निगरानी करनी चाहिए। नहीं तो आप सब लोग ये जरूर देखेंगे कि वहां पर शाम के वक्त सब लोग और सुबह के समय भी अगर आप लोग देखेंगे रोज अपनी दिनचर्या को स्टार्ट लोग करते हैं, वहां से एक्सरसाइज करने के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं और बहुत अच्छा वो स्थान भी है। लेकिन अगर वहां पर रोज अगर जिस तरीके से नरभक्षी अब हो चुका है वो बात, ये पहले भी ये जैसे 2 घटनाएं भी हुई थी, तब भी हम लोगों ने इसका संज्ञान लेकर डीएफओ और सभी के साथ में एक बैठक भी करी थी कि तो फिर उसके पश्चात वहाँ पे ट्रैकर्स, वहाँ केजिंग, वहाँ कैमरा ट्रैप्स और वहाँ गश्त की टीमें, ये सभी कुछ इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद काफी दिनों तक गुलदार का वहाँ पे कोई साइटिंग नहीं हुई।
और आज सुबह फिर से जैसे ये घटना का हम लोगों को पता चला तो हमने डीएफओ का भी दोबारा भी बुला रखा है कि इस प्रकार का कुछ परमानेंट सोल्यूशन, अगर केजिंग की परमिशन नहीं मिली थी। दिनेशपुर क्षेत्र के चंदननगर गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 6 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बबूल मंडल के घर में परिजन रात को भोजन करने के बाद सो गए। इसी दौरान चोर घर में घुसे और बड़ी ही चालाकी से अलमारी की चाबी ढूंढकर लॉकर खोल लिया। चोरों ने अलमारी से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि घर में सो रहे परिजनों को घटना की भनक तक नहीं लगी। परिजनों के जागने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना कर पीड़ित परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस का खौफ अगर होता तो इस तरह का चोरी नहीं होता। गांव के अंदर ऐसी जगह से चोरी हुआ जहां लोग ढूंढने में भी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि लमसम 2 घंटा हो गया, हमारा ग्राम प्रधान ने पुलिस को फोन किया, अभी तक 2 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस का कोई अता पता नहीं है। अगर पुलिस का रवैया इस तरीका से रहेगा। कल रात हम लगभग 11 बजे सोए थे और उसके बाद सुबह जब 6 बजे उठी मेरी वाइफ, तो वो अलमारी खुला देख के वो चीखने लगी। उसके बाद मैं उठा और उठने के बाद देखा कि अलमारी पूरा खाली था। जितने भी सोने चांदी कैश थे सब लूट के ले गए। और उसके बाद में गांव में पता चला कि स्कूल के पास वह सारा सामान खोल के वहाँ से ले गए। ये प्रधान जी मेरे घर पे चोरी हो गई है। ये परिजन का नाम है आदित्य मंडल। इनके घर से जब मैं पहुंचा तुरंत भागते वक्त आया कि देखा कि वास्तव में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।